ठीक है। और मैंने जैसे पहले कहा कि लीनियर जो लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं दे कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ द they makes a linear vector space. That's why that algebra is defined as a linear algebra. And what is the linear? पहले linear algebra को समझने के लिए जरूरी है linear function क्या होता है। linear function मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँगा। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए अगर if you want test that function is a linear or not, अगर कोई चीज़ फंक्शन के अंदर आ रही है और बाहर आ रही है, if there is no change in a function, then that will be mean if you multiply a constant with a function and that function is depending upon any variable alpha is maybe any variable x, y, z, t, velocity, whatever. Alpha is any variable, any kind of variable. If f is function of alpha and c is multiplying with this any constant, अगर हम किसी constant को किसी function से multiply करते हैं और वो चीज़ multiply करें, if that is equal to there is no change, then that will be defined as a linear function. Mean if domain को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, they will remain the equal, that will be defined as a linear function. And similarly if that is operator, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट को ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे चला जाए तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर ऑपरेटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको एग्जांपल होगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन बट यहाँ तक अभी तक ये समझ में कि कांस्टेंट को फंक्शन के अंदर ले जाए या बाहर ले जाए, इफ देयर इज नो चेंज देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर फंक्शन और लीनियर ऑपरेटर। लीनियर में कोई चेंज नहीं है। कोई चीज एग्जांपल्स देख लो। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? डेरिवेटिव, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ठीक है, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, अगर इसे हम कांस्टेंट से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट मतलब आप किसी भी वेरिएबल पे मल्टीप्लाई, मैं अभी ऑपरेटर की बात करूं, इफ ओ इज ऑपरेटर, if O is डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको जितने भी ऑर्डर का m कोई भी ऑर्डर का हो तो ऑपरेटर कितने भी ऑर्डर का हो तो कांस्टेंट इसके बाहर भी आए या अंदर आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल रिमेन दी So O is linear O जो है हमारे पास क्या कहलाएगा? लीनियर ऑपरेटर। कितने भी ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 का हो, 5 का हो, डिफरेंशियल अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में m ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल हो तो दोबारा पूछ लो। ये एग्जांपल डेरिवेटिव की एग्जांपल है। जब भी आप किसी भी डेरिवेटिव पे जितने भी ऑर्डर कर, आपको पता है कांस्टेंट जो होता है डेरिवेटिव के इनसाइड भी आ जाता है और आउटसाइड, एंड दिस इज द सेम ट्रू फॉर द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर अंदर फॉर ओ इज दूसरी एग्जांपल ले लो,
मीनिंग इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इन n टाइम्स, कितने भी ऑर्डर की इंटीग्रेशन हो, ठीक है। आप इसे सिंपल ले लो, अगर ज़्यादा मुश्किल आ अब 20 वाला नाम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा शायद। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इन n टाइम्स, ठीक है, तो कांस्टेंट जो है, चाहे 1 टाइम हो, चाहे 2 टाइम हो, चाहे 3 टाइम हो, इंटीग्रेशन इज द लीनियर इंटीग्रेट लीनियर ऑपरेशन। Oh yeah, this is a linear operator. Okay? क्लियर हो गया? Yes, sir. कांस्टेंट को बाहर अंदर लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव में फर्क पड़ता है? इंटीग्रेशन में या डेरिवेशन में कांस्टेंट को फर्क पड़ता है? यही बात है। Yeah. C sin x dx से इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू c sin x dx है ना? बस यही बात है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर आया बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर बाहर ले ठीक, यही मतलब बात है। सो दैट्स इज द फाइनल एज अ लीनियर, ठीक है। सर ये जो एग्जांपल 2 लिखी आपने, ये कांस्टेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और सो ऑन अल्फा हाँ जी, तो ये सी इंदर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी ये मैंने ऑपरेटर की बात की है, फंक्शन के लिए तो फंक्शन का चेक करेंगे ना, ठीक है, ये फंक्शन को नहीं चेक किया, ठीक है। ओके, मैट्रिसेस देख लो, मैट्रिसेस में क्या होता है? रोज और कॉलम। किसी भी स्केयर मैट्रिक्स में जो स्केयर मैट्रिक्स है, तो स्केयर ना भी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, that will be multiplied with every row and column. आप उसको मैट्रिक्स के अंदर भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, they will remain the same. So that's our linear. So my all matrices are linear. ठीक है? That will be defined as a linear. वो कॉमा है जो आप लगा रहे हैं छोटे छोटे, एम है। I J N M N. Order of n is number of rows, n is n is number of rows, m is a number of columns. ठीक है? आसान है, कम तो आसान है। These are the determinant. किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही ले सकते हैं ना। जब भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो ऑर्डर एम एम का है, तो वो कितने का होगा? अगर उसका एलिमेंट, हर एलिमेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा? जब बाहर लेंगे तो c की पावर m हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया? नहीं पता चला तो पूछो। Yes. डिटर्मिनेंट में क्या होता है?
एक रो या एक कॉलम में से जब भी आप कांस्टेंट लेते हैं तो एक रो या कॉलम से बाहर आता है, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो एम रोज हैं या एम कॉलम्स हैं, क्योंकि या रोज से लेंगे या कॉलम से लेंगे। तो मैं आपको अगर नहीं समझ आएगा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास A11 A12 A13 A1M है, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह A21 A22 A23 A2M स्केल मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, AM1 AM2 AM3 AMM है। दिस विल बी ये आपके पास मैट्रिसेस है, ठीक है। और अगर आपने इसके तमाम को सॉरी CA11 CA12 CA13 C1M मैंने MM का लिया था, ठीक है। सी जी नहीं वो फिर समझ नहीं आएगा अभी। अब देखो तो सही ज़्यादा से AB को मैं कहाँ पर M तक लेकर जाऊँगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ABCD की कोई लिमिट है, Z के बाद कोई अल्फाबेट डिटरमिनेट तो आपने लिया है, हाँ ठीक है, ये किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हमने कॉमन लगाया तो लेकिन इसके जो है ब्रैकेट के बाद 2M थे, तो कांस्टेंट के बाद 2M नहीं आना चाहिए। और M = 1 तो ठीक है, लेकिन अगर M 1 नहीं है तो देन दैट विल बी नॉट। क्यों नहीं है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। मैंने कहा मैं उस वक्त तक आगे तक नहीं जाऊंगा जब तक आपको क्लियर नहीं हो, ठीक है। सॉरी ये MM ऑर्डर का मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मैंने लिखा क्या है, दिस इज CAIJ। मैंने तमाम वेरिएबल्स को तमाम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तमाम एलिमेंट्स को AI के तमाम एलिमेंट्स को I1 2 3 तमाम एलिमेंट्स को C से मल्टीप्लाई कर। क्लियर हो गया? C से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तमाम वेरिएबल मल्टीप्लाई काम। इफ आई टेक अ कॉमन, तो जब भी C कॉमन लूंगा तो वो एक रो से निकलेगा या एक कॉलम से निकलेगा, वो आपकी मर्जी है, रो लेने या कॉलम लेने, एक वक्त में एक चीज लेनी है, रो लूं या कॉलम लूं, मैं कॉलम ले लूंगा, ठीक। यानी जब भी मैं C लूंगा पहली रो से लेता हूं तो A11 A12 A1M, फिर CA12 CA13 CA1, बाकी चीजें वैसे ही हैं। ये
एक कॉमन आया, एक कॉलम से आएगा, फिर दोबारा लेंगे तो दूसरे कॉलम से आएगा। इसी तरह हर एक कॉलम से एक दफ़ा लेते जाएंगे तो वो उसकी मतलब दूसरी दफ़ा कॉमन लेंगे, पावर बन जाएगी। C2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यानी मेरे पास टाइम बचाने के लिए मैं दोबारा करता हूँ, ये C2 आ जाएगा दूसरे काम से करूँ, फिर लूँगा C दोबारा कॉमन आ जाएगा C3, और अगर M टाइम लेता हूँ तो C, यानी अब C इनसाइड एंड आउटसाइड इज नॉट। ये सॉरी मैं एक गलत बात कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, ये मैट्रिसेस नहीं है, ये क्या है, ये रूट पार है डिटरमिनेंट, यहाँ डिटरमिनेंट लिखना जरूरी है, वैसे तो कॉमन सबके साथ है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, कोई मसला? So matrices are linear, but determinants are not linear. Matrices के determinant जो है वो linear है। ठीक है? मैट्रिसेस लीनियर नहीं, Matrices are linear. But determinants are not. डिटर्मिनेंट हमारे पास linear नहीं है। क्लियर हो गया? So ये सब हो गया। अच्छा, all no तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा cos थीटा tan थीटा हाइपरबोलिक फंक्शन all trigonometric and hyperbolic functions, तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस है वो नॉन लीनियर है। वी नो दैट कि c sin x is not equal to sin c, ये इक्वल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो नॉन लीनियर हाइपरबोलिक और लॉगरिथमिक जो फंक्शंस हैं वो भी क्या है, नॉन। तमाम लॉगरिथमेटिक फंक्शन जितने भी हैं, लॉगरिथमेटिक जो फंक्शन है वो नॉन लीनियर। ठीक है, लॉग के अंदर कोई चीज लेके तो नहीं जा सकते ना, कहाँ समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, कोई नहीं, ये आपको वीडियो वीडियो कोई आज ही अपलोड हो गई। हाँ
हमें अपना आईडी का नहीं पता है। इसका कौन सा अच्छी रिजल्ट है? क्या इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने देखी थी वीडियो। हम ये कल का लेक्चर आप सीएम का देख लें, आपको वीडियो के लेक्चर की क्वालिटी पता है। हम जिन्होंने पहली दफ़ा देखा होगा ना, उनको लेक्चर की क्वालिटी इसलिए अच्छी नहीं लगी होगी कि वो ना, मैं बाद में नोट किया कि शेयर नहीं करना चाहिए था। जब आप पहले जब वो प्रोसेस हो रही होती है तो उसके जो पिक्सल है वो कम आ रहे होते हैं। प्रोसेसिंग के कुछ टाइम लेता है वो, मतलब अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पिक्सल की है तो वो यूट्यूब में ये है कि वो पहले अपलोड कर देता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग को मतलब जारी रखता है। कंप्लीट अपलोड होता है जो है थोड़ी देर बाद करता है, तो फिर फुल एचडी आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलता है। एनीवे कोई भी ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। एनीवे थोड़ा सा हम स्लो भी चल लेंगे, वो कोई मसला नहीं। क्लियर हो हैं? इधर थोड़ा सा चेयर उधर कर देना। चलो कोई नहीं, आप बैठ रहे। मैंने तो आपको कहा था कि कोने पे नजर नहीं आता, लेकिन अब नजर आ रहा। तो ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन जो ये जो साइड्स होती है ना, इस पे अमूमन देखना मुश्किल होता है, तो मैं इसी वजह से आपको प्रेफर करता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो किनारे पे। मैं आपको भी उस वक्त यही कह रहा था, किनारे पे बैठने से जो नज़र जो है वो नहीं आता, स्टेट ज़्यादा नजर आता है। यानी तो तमाम सॉरी ऑल, अच्छा पावर जो है, जितनी भी पावर्स हैं, ऑल पावर, अगर m किसी भी फंक्शन की जो पावर्स होती है, पावर ऑफ, अब जब भी पावर ऑपरेटर, ये एज ए पावर ऑपरेटर यूज होता है, जब भी पावर ऑपरेटर लेते हैं किसी भी चीज का पावर लेते हैं, तो वो डेट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन लीनियर। मतलब अब वो जो है वो कोई पावर है अल्फा की, वो अल्फा जो है वो है अल्फा की पावर, कोई वेरिएबल है, ठीक है, अल्फा की पावर n, ठीक है। और हम c को o से मल्टीप्लाई करते हैं, then that will be c को अल्फा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो c की अल्फा की पावर m आ जाएगी, और c m अल्फा m c m और यहाँ m जो है वो मान लेंगे, अगर मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, तो c की पावर अल्फा की पावर, और ये जो है क्लियर हो गया, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c और m नॉट इक्वल टू, अगर m 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो दैट विल बी अ नॉन लीनियर। अगर 1 है तो देन दैट विल बी अ लीनियर। मल्टीप्लिकेशन इज अगेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो पावर ऑपरेटर है वो लीनियर होगा, नॉन नो लीनियर। अगर वो 1 के इक्वल हो, हाँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो देन दैट विल बी तो फिर लीनियर बन सकता है। फिर लीनियर सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज अ लीनियर। मतलब आप किसी भी ऑपरेटर से कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दैट विल बी अ लीनियर। अल्फा की अगर पावर नहीं, अगर अल्फा की वेरिएबल, अल्फा की पावर ले रहे हैं, अल्फा इज अ वेरिएबल, यहाँ ये जेन में रखना है, ये मैं एज ए वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, ये जेन में रखना है। सर अल्फा वेरिएबल हो गया हाँ, और सी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। अब वेरिएबल को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो एक वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, तो वो चीज जो है वो लीनियर होगी। अगर चीज लीनियर है, वो लीनियर, अगर हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट ही आएगा, वो लीनियर कहलाएगा, वो भी लीनियर कहलाएगा। वो भी लीनियर कराएगा। हाँ। सर ये इधर कंडीशन ये लग रही है कि m इक्वल 1 के होना चाहिए, अगर m इक्वल 1 के नहीं है तो नॉन लीनियर बन जाएगा। हाँ जी, लेकिन नहीं, ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करूँ। अगर अल्फा वेरिएबल नहीं है, अगर कांस्टेंट है, m1 भी नहीं है, कांस्टेंट हो गया अल्फा, ठीक है,
तो then it will be defined as a even then that will be a linear. ये कोई लीनियर के एग्जांपल तो देना आप। एक सर ये अब आपने कहा है कि अल्फा वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन दैट अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू। अगर कांस्टेंट अल्फा, हाँ, तो अब कांस्टेंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ, तो वो दैट विल बी डिफाइंड एज अ लिनियर। लीनियर, ठीक है। मिसाल के तौर पे कांस्टेंट जितने भी है ना, वो आप ये समझे कि वो एज ए लिनियर ही ट्रीट होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो खुद ही कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही आप जज कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, एग्जांपल अभी आपको मैं दूंगा, ये सारी एग्जांपल्स भी कराऊंगा, तो ये भी वैसे एग्जांपल्स के ही पार्ट है। तो किसी भी चीज की पावर लेंगे तो जाहिर है वो नॉन लीनियर बन जाएगी, क्योंकि उसमें कांस्टेंट जो है, जैसे भी किसी भी वेरिएबल की का पावर लेते हैं तो वो जब भी एग्जांपल कह रहे थे कि मैं अगर m1 है तो आपको पता है कांस्टेंट जो है वो बाहर नहीं अंदर नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक और एग्जांपल जैसे वो पूछ रहे थे कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड एज, मतलब के लॉग ऑफ c है, लॉग कोई भी वेरिएबल c है, ठीक है, c को मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी लॉग ऑफ k लेते हैं, किसी भी 10 9 कोई भी नंबर है, किसी का भी लॉग लेते हैं। अब वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ नॉन लीनियर, मैं आई हैव ऑलरेडी तो कि हाँ मैंने आमतौर पे ये कहा लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ वेरिएबल, बट अगर जहां भी ये जितनी भी डेफिनेशन, अगर वेरिएबल की जगह हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर, यानी इधर इस कांस्टेंट दैट विल बी अ लीनियर। ये इधर तो नहीं, मतलब जाहिर है ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि k एज ए नंबर ट्रीट हो रहा है, ये नंबर रिजल्ट होगा, इसके लिए इसको डोमेन के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। दिस इज अ नंबर, यानी कांस्टेंट, तो ये दिस विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर। इसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, दिस विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर। अब सर आपने ट्रिग्नोमेट्री में एग्जांपल दी, कांस्टेंट sin x डज नॉट इक्वल टू sin cx, ऐसे ही है सर? x इज अ वेरिएबल। सर ये जो आपने एग्जांपल दिया हाँ हमें जी, ट्रिग्नोमेट्री की, हाँ जी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, कांस्टेंट sin x डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। ऐसे ही है ना? अब सर सेम अगर आपने सेकंड लिखा पॉइंट जो लोग रहते में इसकी जो वो भी नॉन लीनियर है, हाँ, तो इसी की सेम एग्जांपल ये बन रही है, तो ये लीनियर कैसे? नहीं, मैंने कहा कि ऑल दीज टू आर फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ट्रू फॉर ओनली जब आप इसे कांस्टेंट से मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं sin 90 मल्टीप्लाई बाय c, दैट विल बी आल्सो डिफाइंड एज अ, मैंने कहा if that is a constant, कोई भी, if that is a not variable, then all things will be defined as a linear। sin 90 क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट 1 है ना, तो 1 को k से c से मल्टीप्लाई करें तो c होगा। तो सिंपल सा रूल है कि जब कांस्टेंट आए तो फिकर करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाओ। सिंपल सा रूल है, जब भी कांस्टेंट आए, ठीक है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लिनियर, चाहे वो, क्योंकि वो c है, वो खुद भी c है ना, दैट इज आल्सो c, ठीक है। If there is a variable, then you have to think that is a linear or not. Okay? Clear हो गया? कोई मसला तो नहीं है? आसान है ना? यस सर, जी? ये आसान है, आप अच्छा था। सर इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की? मैं एक नॉन लीनियर क्या? पावर ऑपरेटर, किसी भी वेरिएबल का पावर, मैं अगर कांस्टेंट हो तो बात ही खत्म, कांस्टेंट पे नहीं देखते, कांस्टेंट की पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट विल नॉट कम इन अ लीनियर नॉन लीनियर, वो लीनियर ही होगा, कांस्टेंट के बारे में नहीं सोचना, चाहे वो 2 की पावर 3 हो, क्योंकि 2 की पावर 3 लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। सर नॉन लीनियर की सर एग्जांपल दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? तो फिर सर आपने यार ले दिए, ये sin x वेरिएबल चेंज हो रहा है, cos x tan x कोई भी ले लो, सपोज आपने कह रही है x इज इक्वल टू 90, नहीं x वो फिर वेरिएबल नहीं आ रहा है ना, x चेंज नहीं होता ना, ठीक है, if there is a change,
साइन एक्स तो इस तरह है, साइन 1 तो सिर्फ इस तरह है। यस सर। दैट इज डिफरेंट थिंग। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। ओके, इसकी एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी तमाम इक्वेशन, ऑल दी लीनियर इक्वेशन, the equation which have only the linear operators and linear function are defined as a linear equation. अगर किसी इक्वेशन में तमाम वेरिएबल्स और तमाम ऑपरेटर्स आर linear, then that will be a linear equation. If any one term is a non-linear, then that will be defined as a non-linear differential equation. ठीक है, क्लियर हो गया? हैरान हो रहे, मुश्किल बात लग रही है, लगता है ज्यादा तेज बोल। लीनियर इक्वेशन दोबारा बताइएगा। If all terms are a linear, terms are a linear, so then that will be a linear equation. Yes, sir. If any one term in equation is non-linear, then that will be defined as a non-linear. If any one term, मैं बोल लेना शायद, if any one term is non-linear in equation, in any equation, then that equation will be defined as non-linear. सिंपल सी बात है ये, तो हर चीज लीनियर है। अगर उसमें तमाम चीजें, तमाम फंक्शन, इफ ऑल फंक्शन एंड ऑल ऑपरेटर्स आर लीनियर, देन दैट इज विल बी। आप तंग तो नहीं हो रहे? नजर आ रहा है वहां से? नजर आ रहा है। इसलिए हमने ज़्यादा देर लगती। जी इधर आ जाओ, फिर ज्यादा समझ आएगा। वो खाली सीट है, उसके अंदर बैठो। सर लीनियर इक्वेशन की कोई डेफिनेशन मैं रेज़ टू द पावर 1 वेरिएबल रेज़ टू द पावर 1। मैं अभी बता रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन में मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा, अगर तमाम वेरिएबल और तमाम जो है आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं उसमें वो लीनियर यूज हो रहे हैं, तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर इक्वेशन। इफ एनी वन वेरिएबल इज अ नॉन लीनियर, देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ नॉन। ठीक है, एग्जांपल ये कोर्स शुरू में शायद थोड़ा सा बोर करे, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं शुरू में आपने पढ़े नहीं होते, तो वो शुरू में सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आनी शुरू हो जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत होती जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे जब आप हाइपर स्पेस और डायमेंशनल स्पेस और इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो होपफुली दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, डायमेंशन ऑफ स्पेस कैसे चेंज होती है, डॉट वो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता। अभी प्योर शुरू में थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स लगेगा, बट जब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीख लोगे, क्योंकि हर चीज़ का यही होता है फिजिक्स में, सब थ्योरेटिकल फिजिक्स में सबसे पहली बात है कि उससे पहले आपको उसका उस चीज़ को समझने के लिए उसका मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, देन यू मूव टुवर्ड दी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जब मेरे पास रिसर्च स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए भी मैं यही करता हूँ कि फर्स्टली दे शुड डू सम प्रैक्टिस ऑफ द मैथमेटिक्स, मीन दे शुड नाउ कि टेंसेस क्या होता है, रिलेटिविटी क्या होती है, मतलब आपके पास क्वांटाइजेशन क्या है, ऑपरेटर क्या है, मीन बट जो भी मैथमेटिक्स यूज होता है उस पर पहले एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। जब वो मैथमेटिक्स हो जाता है तो फिर आपको आगे समझना आसान होता है। सो वैसे ये कोर्स आपका इसी तरह डिज़ाइन है, पहले लीनियर फंक्शन है, लीनियर ऑपरेटर्स है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आप पढ़ोगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर पेयर प्रोडक्ट,
फिर आप पढ़ोगे फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन के बाद आप वेक्टर्स पढ़ोगे, फंक्शन के क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन से वेक्टर आता है, फिर वेक्टर पढ़ोगे, वेक्टर्स के बाद आप वेक्टर्स के बाद तो वेक्टर्स ही होंगे, मतलब फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे और फिर कोर्स खत्म। लंबा सारा टॉपिक, सारा कुछ ही वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में क्या होगा, वेक्टर क्या है, सब वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, बेसिस मीन वही यूनिट वेक्टर जिसे आप उर्दू ज़बान में कहते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, सॉरी नॉर्मलाइज्ड बेसिस विल बी डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर, बेसिस मीन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है, आसान सी बातें हैं, मतलब चीज़ें वही हैं, लेकिन आपको मतलब फिजिक्स में एक्चुअली इसके मीनिंग क्या है वो समझेंगे। और फिर इसके बाद आप जो है आइगन्स वैल्यू निकलती हैं इनकी, वेक्टर्स की आइगन, फिर इनके डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट से लेंथ निकालना सीखेंगे वेक्टर्स की, और बस फिर कोर्स, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में कैसे, ये जो अभी हम शुरू में पढ़ा, फिर वेक्टर ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, ये पढ़ के हमारा टॉपिक खत्म, फिर छुट्टी, फिर फाइनल एग्जाम, ठीक है। इतना सिंपल सा कोर्स है, ये वेक्टर्स तो आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, वेक्टर ही है सारा ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीख बच्चे तो बहुत ज़्यादा डराते हैं कि सर का कोर्स कवर करना बहुत मुश्किल है, पिछली क्लासेस में डराते हैं। नहीं, वो मैंने पहले आपको मेरा ख्याल है एक दफ़ा बताया है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में सबसे अहम बात है कि बहुत आसान कोर्स है, ये मैं टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहले दिन भी मैंने यही बताया कि इट इज़ लाइक 2 + 1 = 3 एंड 5 - 1 = 4, इतना ही सिंपल है। तब तक जब तक आप रोज़ की रोज़ क्लास और रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं, यानी आज जो आपने सीखा ये घर जाके आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। आप क्लास के दौरान क्लास में मौजूद, बस आप वो जो उधर के ख्याल आते हैं, कभी कैफे में बैठे हुए, वहाँ ना बैठे हो, क्लास में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए, ठीक है। तो और उसके अलावा आप जो है घर जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, फाइनल वाले दिन आप देखें भी ना तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला, बट अगर आप जैसे कॉमन प्रैक्टिस करते हैं कि क्लास के बजाय कैफे में बैठे होते हैं, दिमागी तौर पे दिमाग वहाँ बैठा होता है, जैसे बैठे होते नहीं, हैं। हमारी क्लास सर बहुत अच्छी है, कोई भी नहीं कैफे जाता। अच्छा, नहीं कैफे जाने पे पाबंदी नहीं है, क्लास के दौरान में क्या आपने फिर जाते हो, जाओ ना जाओ, ये आपकी कैफे को इधर ले आते हैं। बट दिमाग उधर ना लेके जाओ। मेरा कहने का मतलब है क्लास अटेंटिव होके पढ़ो तो बहुत सिंपल है। मैं यही कहता हूँ, वो जैसे कहते हैं, मैंने कहा एक एग्जांपल दी थी कि ऐसे ही है कि अगर वैसे 3 - 1 = 2, इतना 2 एप्पल में से एक एप्पल गया, बाकी 2 रह गए, ठीक है। लेकिन जैसे सिक्का टूटा, आपने तवज्जो बोर्ड से हटाई और इधर उधर सोचा, तो फिर सब कुछ, फिर हाइपोथेसिस, और जैसे वो आपके सीनियर कहते हैं, फिर बहुत ही मुश्किल है, फिर समझ आना पॉसिबल है। सो नेवर लूज योर अटेंशन, बस सिंपल सा। इफ जहाँ नहीं समझ आ रही मुझसे बार बार पूछो, मुझे आगे जाना ही होगा, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर वो है जिसमें ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है। डेरिवेटिव, मैं ज़्यादा डिटेल में फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये देखो, जैसे डेरिवेटिव है, जिस चीज़ पे अप्लाई करें वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, पावर है, पावर भी चीज़ को चेंज करती है, तो डेरिवेटिव बेसिकली चेंज इन इक्वेशन है, जो इसकी स्टेट को चेंज करता है। जो ना चेंज करे वो लीनियर नहीं, मेरा ख्याल है मैंने ये तो देखा। पहले क्या मौका ना दिया। कांस्टेंट आप सब छोड़ दो यार, तुम किस मुश्किल में जा रहे हो। तुम सिर्फ इतना रहो, जो कांस्टेंट अंदर चला जाए, तुम ऑपरेटर वगैरह को कांस्टेंट अंदर चला जाए और बाहर चला जाए डोमेन के, दैट विल बी डिफाइंड एज लीनियर। अगर ना जाए तो फिर नहीं, ठीक है। मैं तेरा जो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अल्फा मैं कोई यूज करता हूँ, अल्फा से मुराद ये होता है कि कोई भी वेरिएबल, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई नया नहीं है। आप इसे अगर आपने मैट्रिक्स अल्फा मीन वही एक्स वाई। यस सर, ये एग्जांपल लीनियर इक्वेशन के मैं वही बताने लगा हूँ। अब मैं लिखते हैं
अब इसमें देखो एफ अल्फा ये तो सोल्यूशन है ना, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, C3 इज कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट, यहाँ मैं 3 करता हूँ आपको ज्यादा समझ, यानी 5 C कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, अल्फा इज सोल्यूशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी ऑपरेटर यूज हुए हैं दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो दिस इक्वेशन विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है। जी का क्या होता है? फाइव मतलब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइव हाँ जी। लेकिन अगर मैं ले लेता हूं दिस विल बी अ लीनियर, बट अगर मैं ले लेता हूं C3 ये कौन सी होगी? क्योंकि जो पावर है दैट विल बी कांस्टेंट को चेंज करना। कांस्टेंट चेंज कर देंगे, कांस्टेंट बदल, तो दिस विल बी नॉट अ, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये नॉन लीनियर, क्योंकि ये पावर है। ये कौन सी होगी? लॉग ऑफ 6 लीनियर, सॉरी इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई, ठीक है। बट अगर यहां ये कौन सी होगी? नॉन लीनियर, ठीक है। लॉग आ गया, या लॉग आ जाए या साइन आ जाए, ओके ओके। अभी कुछ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से कोई बात नहीं, वो अगली दफा जाएगा, अगला सेमेस्टर फिर तो ज़्यादा पास होना मुश्किल नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर कोई बात नहीं, वो अपनी उधर ही, मुझे लगा आप कहेंगे अगली क्लास, आपने कहा कि अगला सेमेस्टर। हाँ अगला सेमेस्टर जाएगा, कोई नहीं। बाकी फ्रेशमेंट भी ज़रूरी होती है, ब्रेक ले लेंगे, 4 महीने की ब्रेक है, 5 मिनट, तो उसके बाद में ठीक है। उनको कहो खूब एंजॉय करें, थोड़ा ये NN6 है यार, थोड़ा दिन नहीं, कुछ ज़्यादा दिन अच्छी तरह एंजॉय करें, ठीक है। जो ज्वाइन करते हैं उन्हें भी ब्रेक होगा क्या जो प्रेजेंट है इस टाइम, अगर वो नहीं तो जैसे पढ़ रहे हैं वो भी ब्रेक ले सकते हैं, ये तो आप पे
जिससे मैं ब्रैकेट आ जाए वो नॉन लीनियर नहीं ब्रैकेट का यार मैं तो यार ब्रैकेट का इस ये लो ये वाली ब्रैकेट भी सर सर वो जो आपने इधर नॉन लीनियर एग्जांपल पे दी है क्या डेरिवेटिव की पावर हाँ पावर की है ना, वो तो डेरिवेटिव पावर आप मान लीजिए मैंने मेरे ख्याल पीछे पढ़ाया आपको पावर्स ऑफ ऑपरेटर्स या फंक्शन जो है जो आपने जीरो को करना है वो ऑल पावर्स आर नॉन, ठीक है इसका मतलब ऑल हैं ऑल पावर हाँ सो आई एम इक्वल टू 1 तो वो तो पावर नहीं हो सकता। ठीक है, 30 मिनट की जगह। सर काफी आसान तो अच्छा वो आ जाएगी रिफ्रेश इसको अच्छी तरह एक मिनट जी सर छोटा सा पॉइंट दिया था जी पूछो। सर नॉन लीनियर की मतलब कोई एक खास बताने के पता चल रही है इसमें से नॉन लीनियर है पावर ऑपरेटर नॉन लीनियर है, इसमें यहाँ पावर ऑपरेटर यूज है। जिसकी पावर होगी वो नॉन लीनियर जो बातें पीछे की हैं कोई भी चीज नॉन लीनियर, कोई भी फंक्शन जो हमने पहले एक्सप्लेन करनी है कौन कौन सी चीजें लीनियर हो सकती हैं कौन कौन सी नॉन लीनियर, उनमें से कोई भी चीज नॉन लीनियर में से कोई भी चीज किसी एक टर्म में आ जाती है तो वो नॉन लीनियर, और अगर नहीं आती तो वो लीनियर। ये एक बात तो क्लियर होगी। अब मैं बताता हूँ कहा यहाँ कोई भी किसी भी आर्डर का डेरिवेटिव जो है वो मैंने कहा लीनियर है, तो यहाँ कोई ऐसा फंक्शन यूज नहीं हुआ जो कि नॉन लीनियर। ऐसा नॉन लीनियर हो सकता है लेकिन वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सॉल्यूशन निकलेगा। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लीनियर। इसमें यहाँ पावर यूज किया हमने कहा वेरिएबल की पावर का ऑपरेटर जो भी होगा वो क्या होगा नॉन लीनियर। यहाँ को किसकी पावर दी है ब्रैकेट दिया नॉन। यहाँ लॉग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन जो है आप पहले एक दफा देख लो फिर देख लेना, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन हमने क्या कहा था पीछे वो क्या है नॉन लीनियर, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है जो कांस्टेंट है वो लीनियर है और इस वजह से ये आपके पास लीनियर है। यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरिएबल है। जब लॉगरिथमिक फंक्शन या साइन फंक्शन वेरिएबल होगा देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ नॉन। कोई एक टर्म में कहीं भी नॉन लीनियर आ जाए, यहाँ की बजाय मैं यहाँ मिसाल के तौर पे ये लिख लेता हूँ साइन अल्फा, यही इक्वेशन लिख लेता हूँ d5 f alpha प्लस अब ये कौन सी इक्वेशन है, इसमें ये टर्म नॉन लीनियर जो साइन अल्फा जो है अल्फा इज अ वेरिएबल है ना, वेरिएबल के तौर पे ठीक है। ओके एक भी टर्म अगर आपकी नॉन लीनियर होती है तो दैट विल डिफाइन एज अ लॉस, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट लिख लो आप असाइनमेंट देते नहीं सर बहुत अच्छे हैं वैसे नहीं क्या है असाइनमेंट देखो सर कुछ ऐसे नहीं सुना होगा। सर ये जो आपने इसका वेरिएबल सर हमारी बात है। क्या वेरिएबल की पावर का किसी भी वेरिएबल की पावर होगी वो नॉन लीनियर। सर एक रिक्वेस्ट है आज से दूसरा दिन असाइनमेंट ना दे सर। नहीं आसान सी है, मैं बता दूंगा। असाइनमेंट मेरी इस तरह की है, आसान सी मैं आपको दूंगा, आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपके वो पेपर में आनी है, आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली सर बता दीजिए। तो आपने ना लीनियर इक्वेशंस आप लोग अब मिसाल के तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी होगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? माइनस के एक्स हाँ जी। हो जाता है ठीक है f इक्वल टू माइनस f इक्वल टू, चलो मैं आप वाली बात करता हूँ, f इक्वल टू माइनस के एक्स, यही पढ़ा हुआ है आपने। ये चलो f ऊपर अगर इधर वेक्टर लगाएंगे तो इधर वेक्टर होगा दोनों साइड, अगर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। मैं वेक्टर को f इक्वल टू के एक्स ऐसे ही है ना, तो ये क्या होता है m a क्या होता है x की फॉर्म में ले रहे हैं, a क्या होता है
एक्सेलरेशन होता है एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए है ना, और ए क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, वही होता है। यस सर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सर ये अल्फा की जगह पे छोड़ नहीं सकते। मैंने एक्स लगा दिया, नहीं सर इधर एक्स वाई जी आ सकते हैं। अल्फा की जगह एक्स लगा लो, वाई लगा लो, जी लगा लो, टी लगा लो, जो तुम लगा देते हैं बिल्कुल रेडी। आप जगह पे थोड़ी समझ करने का अल्फा एक्स नहीं लगेगा। एनी जो पेपर में मैंने कुछ अल्फा दे दिया तो क्या होगा, मसला नहीं है। जनरल मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसलिए अल्फा यूज किया, एक्स और वाई और जी को आपको पता हो। तो वहां मैं अल्फा इसीलिए यूज किया कि एन वेरिएबल, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, क्योंकि एक्स जरूरी नहीं है। सर वो जब आप देंगे एक्स वाई या z जो भी नहीं, क्योंकि नीचे भी तो जीरो होगा, तो पता चल जाएगा इसके लिए। तो वैसे भी ऊपर भी जो है वो नीचे भी होगी, ऊपर अल्फा है। अगर मैं बीटा दे देता हूँ, गामा दे देता हूँ, काई तो एग्जैक्ट अल्फा नहीं पता चलेगा, काई एग्जैक्ट से पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा जीनियस। It is very surprising news कि अल्फा नहीं पता चला, एक्साइटा है, साई कुछ और यूज कर लो तो वो पता, जीटा है, बीटा। तो आपके पास ये आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, वो हमारा काम ही नहीं है। माइनस के एम एक्स एक्स इज एफ एक्स, ठीक है। टी के ओवर एम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। यस सर। तो दिस इज अ लीनियर a constant So this is a linear equation. आपने सिर्फ डिस्टिंग्विश करना, मैं कुछ आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, कि आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन की मुख्तलिफ फिजिक्स में जहाँ जहाँ लीनियर इक्वेशन यूज हुई है वहाँ पर एग्जांपल, जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल, ये लीनियर इक्वेशन। चलो ये तो मैंने हल कर दिया ना, इसी तरह आपने एग्जांपल्स देख लिए, आपने देख लिया कि कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है। एग्जांपल्स हम देख रहे थे, मैं कह रहा था कि जो असाइनमेंट के तौर पे हम देख रहे थे कि मैंने कहा था कि मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा, उसको करेक्ट नहीं था। Dirac equation is iota gamma mu t mu minus m equal to 0। सर एम नोट स्क्वायर था मेरे। नहीं वो कीजिए, मैंने कहा था वैसे मैं फिर भी मैं करेक्ट कराऊंगा, मैं ये आप लिख लो, ठीक है। दिस इज द Dirac equation, Dirac equation for फ्री पार्टिकल का मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। Dirac equation जो है दैट इज फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये साइड की आगे पहले कर ये इससे अच्छा ये शायद इसको ऐसे करना, अभी आपसे भी मुश्किल है ये करना, ठीक है। ये मैं वो सारा कुछ बताऊँ। अच्छा इट इन नेचुरल यूनिट, ये नेचुरल यूनिट में इसमें मैंने एच कट की और सी की वैल्यू 1 लगाई है। असल में इसमें एच कट और सी की आते हैं, 1 क्यों लगाई है ये क्वेश्चन पूछने वाला है। व्हाई दिस इज अ 1? तो वो भी तो आप दे देता हूँ, वैसे तो उसका इतना पार्ट नहीं बनता, लेकिन बट अगर आए तो पूछने वाली बात है। आपको एक बात पता है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिट डिपेंडेंट, यू नो दैट, ठीक है। और जितनी भी यूनिट डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं
दे कैन नेवर बी डिफाइंड स्मॉल और लार्ज, यानी उनकी पावर्स को हम इग्नोर हम नहीं कभी कंसिडर कर सकते। लार्ज उसे कहते हैं जो 1 से छोटी, स्मॉल उसे कहते हैं जो 1 से छोटी हो, और लार्ज उसे कहते हैं जो 1 से बड़ी हो। क्यों? जितनी यूनिट डिपेंडेंट, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, चाहे वो वेक्टर्स हैं, चाहे वो स्केलर्स हैं, जितनी भी यूनिट डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका यूनिट चेंज करे ना तो उनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। उनको हम मैग्नीट्यूड को अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। नहीं समझ आया? मिसाल के तौर पे आप 1 kg दूध लेते हैं, 1 लीटर ले, चलो लीटर निकाल लेते हैं, 1 लीटर दूध लेते हैं। अगर मैं उससे मिलीलीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो वो 1000 बन जाएगा, और अगर मैं इसे किलो लीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1/1000 हो जाएगा। मतलब इफ यू चेंज द यूनिट, सेम क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जो है, जो उसका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, दे कैन बी रिप्लेस विद एनी अदर। ये क्लियर हो गया? इसी तरह जो आप c is the speed of light, you know that is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second, इस तरह करके है। बट इफ यू चेंज द यूनिट यू कैन चेंज द वैल्यू। इन नेचुरल यूनिट में हम ये उस तरह की यूनिट है जिसमें c की जो वेलोसिटी है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और h की जो वैल्यू है वो दैट इज द 1। लेकिन क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ आपके लिए इतना समझना काफी है कि क्योंकि यूनिट चेंज करने से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट चेंज करने से उसकी मैग्नीट्यूड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड को नेचुरल यूनिट में, क्योंकि c और h की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूनिट की मैग्नीट्यूड को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1। ये क्यों होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपका काम है, ठीक है? बिकॉज अभी तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ा, तो सो अभी आपके लिए ये है कि ये हमने मान लिया। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? मैंने सिंपल ये कहा, सारी बातों को भूल जाओ कि जो भी चीज़ें यूनिट पर डिपेंड करती हैं उनको एडजस्ट ऐसे किया जा सकता है कि उनकी मैग्नीट्यूड को जैसे मर्जी हम एडजस्ट करें। तो हमने नेचुरल यूनिट इस तरह के यूनिट होते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो h की वैल्यू, h क्यों होता है, h को तो जानते हो ना, 2 दैट इज डिफाइंड। इसकी मैग्नीट्यूड 1, बस सिंपल सी बात है, और सारी चीज़ों को भूल जाओ। अगर बहुत मुश्किल आ गया सिर्फ इतनी बात समझ लो कि h का यानी जो h का h/2 पाई है, और स्पीड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स वैल्यू इज 1। ये तो समझ आ रही है? ये भी नहीं समझ आ रही? ये समझ आ रही है? कुछ भी भूल जाओ भाई, लार्ज स्मॉल भूल जाओ, मेरा ख्याल है ज़्यादा कुछ। आप सिर्फ इतना याद रखो कि यूनिट डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम चेंज कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैंने नेचुरल यूनिट वो यूनिट है जिसमें c और h की वैल्यू 1 है। ओके ओके ओके, ये तो बात क्लियर हो गई। इसलिए यहाँ कोई c और h नजर नहीं आ रहा। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है h की बहुत टर्म्स आती हैं, वो क्यों आती हैं ये भी अभी आपके क्वेश्चन में, आपके सिर्फ आप अभी देखने के आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ये कौन सी इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को ये क्या है इतना कॉम्प्लिकेशन में, ये जो चीज है ये म्यू इसके ऊपर, यहाँ नीचे है, यहाँ इसके ऊपर है, और सर आपके ऊपर क्या इसके ऊपर भी म्यू है। सही आ रहा है क्या? ये वैसे गैमा है, मुझे लिखने में इतना अच्छा ना लिखा, दिस इज गैमा, दिस इज म्यू, और इस म्यू ये इंडिसेस है, ठीक है? इस म्यू की वैल्यू है 0, अच्छा मैं इसको यानी ये इस तरह 1 2 and 3, आपके लिए इतना ही समझना, इसको ज़्यादा डिटेल में जानना ये जब आप whenever you will come in any field and yeah in if you will join the course of particle physics, then you will study it in detail, okay? And if you are interested, actually एक लेक्चर हो रहा है मेरा, अगर if you are interested in tensor, relativity and cosmology आप पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छा अगर वो पढ़ रहे होगे तो ये, क्योंकि ये आपका कोर्स का हिस्सा, मतलब आपके कोर्स में सिर्फ ये है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, आपके कोर्स में ये नहीं है कि ये इक्वेशन क्या है, इसकी डेप्थ म्यू क्यों 0 1 2 3 है, ये सारा कुछ हम टेंसर में और उसमें पढ़ते हैं। तो आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए आपके सोचने वाली बात है, आपके लिए सिर्फ ये है कि ये जो गैमा म्यू है ये आपका जो समझने की बात है, ये एक मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं ग्राफ।
ये मैं इसलिए एग्जांपल यूज करता हूँ क्योंकि आपको फिजिक्स की एग्जांपल दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये क्या है, इसे ग्राम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये तो पता ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और इसकी वैल्यू नंबर तो आते ही आपको 0 1 2 वैसे समझना हो तो जो 0 होता है वो जो 0 पार्शियल डेरिवेटिव समझाने के लिए लिखते हैं, अच्छी बात है, यानी x0 जो है ये टाइम है, टाइम के लिए मान जो है वो पार्शियल एक्स है, 2 जो है यस कल आ जाना। आपने आज की वजह से आपकी नमाज का मसला हल कर दिया, ठीक है। हमने ऐसा से क्लास ही आधा घंटा, आप नमाज जो कुछ करना है वो आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं, ऐसा से ये बहाना ना हो, ठीक है। अगली दफा से 2:30 बजे क्लास है। x1 जो है, x0 जो है वो टाइम है, डेरिवेटिव x1 जो है x के लिहाज से डेरिवेटिव है, x2 जो y के लिहाज से है, और x3 जो है z के लिहाज से डेरिवेटिव है। इसी तरह ये जर्नल आर्ट भी मैट्रिसेस है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप जाके देखे होंगे, ठीक है, कौन कौन से मैट्रिसेस। सिर्फ देखना QFT की कोई भी बुक देखोगे, आपको वैसे गूगल पे भी लिखोगे तो आपको क्या क्या आसान आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिखना है, ये मैट्रिक्स है, ये भी ये इसके बराबर, आपने इसे ना सॉल्व करना है। वैसे तो ये बहुत मुश्किल इक्वेशन है। x2y x3z है, ये ग्राफ मैट्रिक्स, ग्राफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ये m जो है ये क्या है, प्लस मास, ये इसका सॉल्यूशन है, जाहिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है, बहुत आसान सी बात है। इसमें वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इसके लिए कोई सोचना नहीं है, बस आपने ये समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये मैं इंट्रो कर, ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। तो इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड कि ये है क्या, इसको समझना है, तो यू कैन जॉइन लेक्चर ऑफ 10 लेक्चर, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। वैसे नॉलेज नहीं समझना चाहते यू कैन जॉइन, ओके। और वैसे वो नोट्स दैट विल बी आल्सो अवेलेबल ऑन YouTube टू, अगर वो भी देखना है YouTube पे देखना हो या मेरी क्लास को ज्वाइन करना हो तो ऑल क्लासेस आर ओपन। आप कोई भी क्लास CM के लेना चाहें, लीनियर जबरा के लेना चाहें, क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास लेना चाहें, टेंसर्स के लेना चाहें, लीनियर के लिए इग्नोर कर देंगे। अच्छा, तो यू कैन जॉइन। लीनियर तो वैसे भी आप ले रहे हो, क्लास में भी ले रहे हो। चलो ठीक है, हो गया ये। अच्छा ठीक, अच्छा अब ये क्या है, अच्छा ये ओटा भी बताओ, ये ओटा क्या है, -1 का स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन लिखी क्यों है, इसमें ओटा क्या है, -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, नंबर है, चाहे इमेजिनरी नंबर है बट इट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होती ना, ओके। गैमा क्या है, गैमा वैल्यू क्या है, मैट्रिसेस ड्रॉ that may be depend upon the variable। आपके लिए समझने के लिए that are matrices and matrices are linear, ठीक है, गुड। ये क्या है,
पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव इज हमने पहले पढ़ा लीनियर। मास इज एम नॉट इज रेस्ट मास एंड इट इज आल्सो रेस्ट मास रिलेटिविटी में भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी कांस्टेंट है, रेस्ट मास है ये, वो मूविंग मास नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये तो सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन में यहां तक जितनी भी चीजें हैं वो क्या है सर, ये सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं? साइन। तो ये सारी इक्वेशन क्या हो लीनियर। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नॉन लीनियर। तो दिस इज हमारे लिए समझना, सिर्फ क्योंकि हमारे कोर्स में डार्क इक्वेशन नहीं है, हमारे लिए समझना ये है कि इक्वेशन लीनियर क्यों है। इसमें कोई चीज, क्योंकि डार्क मैट्रिसेस यूज हुए हैं, मैट्रिसेस आर आल्सो लीनियर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब आप ना भी याद करो, आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि रट्टे वाली चीजें कम ही आपके पेपर में मैंने ना भी याद करो, बट यू शुड नाउ कि अगर ये लिखी हो तो आपको पता हो कि ये क्यों लीनियर है। क्योंकि एओटा जो है कांस्टेंट है, गैमा म्यू जो है मैट्रिसेस है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, ऑल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आर लीनियर, तो ये वैसे लीनियर है। मास इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने कहा कांस्टेंट से जो चीज भी मल्टीप्लाई करो, चाहे उसकी पावर हो, एम नॉट स्क्वायर भी होती तो ये तो दैट इज कांस्टेंट, so that is a linear, so everything is a linear here, so that's why that is a linear equation. Okay, clear हो गया? मुश्किल तो नहीं है? चलो, अच्छा दूसरी इक्वेशन है, इसे कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन कहते हैं, केजी इक्वेशन भी कहते हैं, कैल्विन गॉर्डन भी कहते हैं, ठीक है। कैल्विन गॉर्डन, कैल्विन गॉर्डन। अच्छा, इसमें ये भी मैं नेशनल यूनिट में लिखूंगा, अच्छा यहाँ नॉट लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, वहां माइनस है और यहाँ प्लस है। ऐसे खैर आपके याद करने वाली फिर बात है, ना भी याद करो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए मतलब ये है कि मैं पेपर में वाइड ही करूंगा ऐसी चीज। सर आपने पिछले लेक्चर में चेंज लिखवाई वो मैंने कहा था, मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपको कहा भी था कि मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो ये आपके पास, या वो एक दूसरा वो उस फॉर्म में लिखा होगा ना, पार्शियल एक्स, ठीक है। अच्छा, वैसे असल में हम इस तरह लिखते हैं, आप बेशक किस तरह लिख लें या वैसे लिख लें, ठीक है। इस तरह भी लिख, तो ये फिर ये ऑर्डर है, पावर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर नॉट डिग्री, डिग्री का मतलब पावर, दिस इज नॉट पावर। पावर के लिए क्या होता है, मतलब जब पावर होगा, दिस इज नॉन लीनियर, मैंने आपको बताया था ये नॉन लीनियर है, और दिस इज अ ये लीनियर, ठीक है। सो ये भी लीनियर है, ये कांस्टेंट, ये भी लीनियर है। तो अच्छा, ये दोनों में साथ फिर लिख लो, फॉर फ्री पार्ट, ये फॉर फ्री पार्ट। सर ये तो आपने लिखा ना साइन, और सिंबल नहीं समझ परेशान करते हैं यार, ये उससे आगे और उसके पीछे बदल दिया है। ये अब ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं।
ये दोनों इक्वेशन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के, ये बोथ इक्वेशंस आर फॉर, ये जनरल नॉलेज के लिए भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बोथ आर फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। ठीक, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो मतलब जो मास स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल मूव कर रहे थे उनके, ठीक है। अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है तो आप ये भी ना याद रखना, बस ये आपको याद हो कि ये क्वेश्चन है लीनियर क्यों है, ये तो पता चल जाएगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन एनीवे फिजिक्स जाहिर है, यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, यू शुड नो कि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, ये दोनों, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटम फील्ड, ठीक है। इसे बाज, तो ये दोनों नोट कर लें। ये पता चल गया क्यों ये भी लीनियर है, क्योंकि ये भी लीनियर है, ये भी है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन टर्म नहीं है। जब भी इंटरेक्शन टर्म होती है तो वो नाम नहीं है, क्यों होती है वो आपको पता है। अच्छा, बाकी थी एक श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, वो क्या चीज है? ये जो पार्टिकल के ऊपर है वेरिएबल म्यू और ये लीनियर हो गया, ये तो नंबर है ना, ये मैंने बताया ना सर। ये तो नीचे वाली आपने बताया ना, अगर म्यू नीचे हो तो हाँ। ये जो था आपने पार्शियल के ऊपर, चलो मैं ऊपर वाला, असल में थोड़ा सा मैं वाइड पता क्यों करना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि मैं ज़्यादा मुश्किल, चलो थोड़ा सा इसमें इतना मुश्किल नहीं है, नीचे हो या ऊपर हो, ये जो है अच्छा, ये जो एक मिनट, जब ये ऊपर होगा ना तो इसके जिससे ड्राइव हो रहे हैं, जब ये ऊपर होगा, सॉरी वहां नीचे, जब ये नीचे होगा, अगर एज ए सब्सक्रिप्ट यूज होगा, इफ इट इज यूजिंग एज अ, इफ दिस इज यूजिंग एज ए सब्सक्रिप्ट, तो यहाँ ये एज ए सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे है। ये थोड़ा सा अपोजिट है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जब ये नीचे होगा तो जब ये सब्सक्रिप्ट होगा तो एज ए दिस इंप्लाइज दैट एज ए दिस विल बी यूज्ड एज ए सुपरस्क्रिप्ट। मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यानी जब मैंने इसे ऐसे यूज किया तो इसका मतलब है, ये आपने देखा होगा यहाँ मैंने इस तरह, यानी ये होगा तो ये एक्स के ऊपर म्यू, अगर म्यू सब्सक्रिप्ट के तौर पे आ रहा है डेरिवेटिव में तो इसका मतलब है ये एज ए सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये आपके पास ये आ, और अगर म्यू एज ए सुपरस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये कोई बात मुझे पता ना क्या, एक दफा कल किसी ने पूछा था ये 6 का क्या बना हुआ, ये 6 नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल लीनियर या नॉन लीनियर सर। मैं पहले ये समझे, म्यू ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट है, तो पार्शियल डेरिवेटिव सब्सक्रिप्ट, ठीक है। यहां ये सुपरस्क्रिप्ट है तो सब्सक्रिप्ट, और इसमें असल में जो ये सारे नेगेटिव, इसमें पोजीशन टाइम वाला जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, जैसे सुपरस्क्रिप्ट लिए वैसे सब्सक्रिप्ट लिए, लेकिन जो स्पेस कंपोनेंट है ये क्यों ऐसे हैं, ये आपके कोर्स का हिस्सा अभी नहीं है, ठीक है। यस सर। इतनी बातें हम कैसे याद रखेंगे? मेरा ख्याल है मैंने इतनी कोई मुश्किल बात इसमें की नहीं है। अभी जो थ्योरम जो तो कोर्स का हिस्सा है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, अभी 100 मोर देन 100 थ्योरम्स आप पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है वैसे मुश्किल कुछ नहीं है, वो मैंने आपसे पहले दिन, जब तक आप समझ रहे हो चीज़ें बहुत आसान चलती रहेंगी। जिस दिन आप मिस करोगे, जैसे अभी किसी को कोई कहता है मैं खाना खाने चला गया था कुछ, तो वो फिर ज़ाहिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
So to avoid that, ये असल में ना ये सारा कुछ आप अगले कोर्स में ये बता देता हूँ इस वजह से कि क्योंकि मुझे पता है ना कि आपने टेंसर नहीं पढ़े हुए और ना ही अभी आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से आपका ताल्लुक है, बट क्योंकि बिकॉज यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड लव इट, यू शुड बी फैमिलियर, जो चीज़ यूज़ हो रही है उसके थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आप कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, सो यू शुड बी अ फैमिलियर विद। अगर म्यू ऊपर है, अगर म्यू सुपरस्क्रिप्ट है तो ये डेरिवेटिव में एज ए सबस्क्रिप्ट आएगा, टाइम के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, ऑल रिमेनिंग कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस। इफ इट इज अ superscript, sorry, if it is a subscript, then it will be used as a superscript and all components will be a positive. And the बारह क्वेश्चन आया था पीछे से, all higher order differential equation, all differential equations, all partial derivatives, all differential operators, partial derivative हो, total derivative हो, all are linear. So don't be confused. तो ये भी partial derivative है, ये second order partial derivative बन रहा है, तो so that is linear. तमाम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं वो लीनियर है, ठीक है, जहां भी डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गए वो लीनियर है। क्लियर हो गया? कोई मसला? ये तो आप अभी पढ़ेंगे, जल्दी ये पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो आपने मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में भी पढ़ी और वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये पढ़ी, ये तो आपकी बहुत फेवरेट इक्वेशन है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E डॉट स्क्वायर ओवर 2m प्लस VR। ये नाम है इलेक्ट्रिसिटी, नाम ये स्लो मूविंग पार्टिकल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स इज फॉर अ स्लो मूविंग पार्टिकल, नॉट अ वेलोसिटी। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी होगी और एफएससी में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप होते हैं, सॉरी एफएससी फर्स्ट में केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ते हैं तो उसमें आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, पार्टिकल के एटम स्ट्रक्चर के, वहां आपने देखा होगा, ठीक है। तो असल में ये जो होता है ऑपरेटर, ये होता है h कट करली बाई करली t के बराबर होता है, और e जो होता है माइनस योटा h कट करली बाई करली x। ओके, क्लियर हो गया? ये जी लिखवाई और ये वैल्यू डाल दो तो आपके पास आ जाएगा। ये तो लिखिए, ये साफ कर कोर्स अभी ना आपका इस वीक से ही अपने मतलब कल से इंशाल्लाह ताला अपने वो उस पे, अभी तो ये टूल पे चल रहा है ना, पीक पे चल रहा है। नहीं आसान, मैंने पहले प्रॉमिस किया है वो ऐसे ही है कि जैसे 2 + 2 कितना होता है, ये अभी छोटी छोटी चीजें अभी इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि ये टूल है ना, टूल अब ये टूल आज आप सीख लोगे, कल से तो आप बकायदा जो है और मुश्किल नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो लोग क्लास में मौजूद हैं उनको मुश्किल नहीं लगेगा, जो क्लास में मौजूद होते हुए भी कहीं है इंशाल्लाह उनके लिए मुश्किल। तो योटा h करली बाई करली t दोनों तरफ साइड यस माइनस या इक्वल
ठीक है, ओके। ये भी मैंने वैल्यू डाल दी ना, इसका स्क्वायर लेंगे, ओटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ओटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर कितने बराबर है, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर, यही है, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर इसके साथ एओटा का था, एओटा का स्क्वायर लिया, पी का स्क्वायर है ना, एओटा का स्क्वायर लिया, वो -1 हो गया, इसलिए माइनस आ गया। एच कट का स्क्वायर लिया, एच कट का स्क्वायर आ गया, इसका सर नीचे 2 ये 2 है, आप ठीक है, क्लियर पूछ लो, नहीं समझ रहे वो आगे एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है सर? ट्वेल्व क्या है? ये सर ये पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर, पोटेंशियल जो होता है आर का फंक्शन होता है। अच्छा, एओटा एच कट, एओटा एच कट एम 2 नंबर जितने होते हैं, ठीक है, ये क्या है साहब, कांस्टेंट है। सो ये चीज भी, ये भी कांस्टेंट हो गई, ये क्या हो गए कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर। असल में आपका ये क्वेश्चन याद करना कोई नहीं है, आपका असल चीज देखना कि ये लीनियर, कोई भी क्वेश्चन दी जाए आपको पता चल जाए कि वो लीनियर है या नहीं, इस वक्त क्योंकि आपका कोर्स का तलक कि वो चीज़ लीनियर है ये पहचानना जरूरी है। आपको ये पता चले कि लीनियर कहाँ से होती है, कौन सी चीज़ें लीनियर है, कौन सी नहीं है। ये एज ए जो हमने जो पीछे डिस्कस किया था हम उसको सिर्फ चेक करें। आपका क्वेश्चन बेशक ना याद करो, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चलो वो आप छोड़ दो, ठीक है, मैं आपसे नहीं पेपर में पूछूं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहचान हो कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, नॉन लीनियर। तो इसलिए इतने परेशान है। असल में ये देखना है कि एओटा एच कट का तो पता है ना आपको, एच कट पढ़ा हुआ है, अपने एच की वैल्यू पड़ी हुई है, एच कट क्या है, h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। एओटा का भी आपको पता है, तो एओटा एच कट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो नहीं है ना ये, तो ये क्या हो गए लीनियर, ऑल कांस्टेंट आर लीनियर। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, लीनियर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लीनियर। तो यहां तक ये सारा जो पोटेंशियल है ये क्या होता है, नॉन लीनियर। नॉन। ये क्या है सर पोटेंशियल? पावर है ना आर की, 1/r भी लो तो ऊपर जाएगा r - 1 हो जाएगा। तो इसमें c आप हमने पढ़ा था, किसी भी वेरिएबल की पावर होगी 1 के अलावा तो वो जो है नॉन लीनियर, वो हमने पहले एक्सप्लेन कर चुका। तो ये जो है ये नॉन लीनियर। तो जब भी पोटेंशियल आ गया तो वो नॉन लीनियर होगी। फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल 0 है, ये फॉर इंटरेक्टिंग पार्टिकल, ठीक है, ये फॉर फ्री पार्टिकल। सो दिस इक्वेशन इज दिस इक्वेशन इज नॉन क्लियर हो गया। बट फॉर फ्री पार्टिकल, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल क्या होगा, बट फॉर फ्री पार्टिकल जीरो या वी आर कांस्टेंट लेने, अगर पोटेंशियल एक कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट पोटेंशियल लग रहा है उन तमाम सूरतों में आर अगर वी आर यूनिट वेक्टर कोई कांस्टेंट हो, यानी फिक्स पोटेंशियल, जैसे 2 वोल्टेज आप पोटेंशियल की 2 वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन दैट केस दैट विल बी अ लीनियर। तो अगर इस टर्म को रिमूव कर दें या कांस्टेंट कर दें तो रिमेनिंग इज अ लीनियर, तो देन दैट बिकम अ क्लियर हो गया।
मेरा ख्याल है यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। यानी यही काम नॉन लीनियर है, इसको गायब कर दो, अगर ये जीरो हो जाएगा गायब हो गया, तो बाकी सारी चीज़ों तो लीनियर है ना। या मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता हूँ, पोटेंशियल को कांस्टेंट कर देता हूँ, तो तब भी क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। ओके, ये सिर्फ हमारा असल में इंट्रोडक्शन था, पता चले कि लीनियर क्यों है। तो तमाम वेक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं, जैसे हमने पहले बताया, ऑल वेक्टर्स कैन बी राइटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। नहीं, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल ऑफ जीरो, ये वैसे में और सॉरी, गुड क्वेश्चन। और फ्री पार्टिकल के लिए मैंने एक केस और डिस्कस कर लिया, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट भी हो तो तब भी बोलिए। हाँ हाँ, ये ठीक है। फ्री पार्टिकल की यहाँ पर फ्री पार्टिकल में कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है।